ओके गाइस, चलो अब इस लेक्चर में अपन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत ही छोटा टॉपिक बाकी है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आर यू रेडी ना? ओके, चलो। द फैक्टर अफेक्टिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ फर्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। हम जो इलेक्ट्रोलाइज्ड करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उनके नेचर पर ये डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, or you can say that it is dilute solution, concentrate solution. It is the nature of the solution being electrolyzed. Okay, and the type of the electrodes being used. हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं इनके ऊपर भी जो इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट मिलती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था जब कॉपर सल्फेट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन का, तब मैंने आपको वहां दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलिसिस बताए थे। उसमें फर्स्ट टाइप में ये बताया था मैंने, इफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate solution is done with the active copper electrode, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलती थी? इम्प्योर कॉपर जो था एनोड पर वो कन्वर्ट होता था प्योर कॉपर ऑन दी कैथोड। ठीक है, कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते थे। बट व्हेनेवर वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड एंड एनोड, तो प्रोडक्ट क्या मिलती थी? कैथोड पर कॉपर मिलता था और एनोड पर हमें क्या मिलता था? O2 मिलता था। तो अगर आप लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए उनको बदल देंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी बदल जाती है। ठीक है, ओके। इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, it does not participate in the chemical reaction and acts only as a source of electron। तो मैंने बताया था कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट और प्लेटिनम करेंगे तब वहां क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स है वो पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हमें वहां कैथोड पर Cu+2 का रिडक्शन होकर कॉपर मिलता था और एनोड पर पानी का ऑक्सीडेशन होकर O2 मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट, बट इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव it participate in the electrode reaction, so the products may be different for reactive and inert electrodes। okay, तो अगर आप लोग कोई reactive metals को इलेक्ट्रोड की जगह पर लेंगे तो होता क्या है, they can participate in the reaction। okay, तो प्रोडक्ट बदल जाती है। in short, अगर आप लोग इलेक्ट्रोड की जगह कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो भी प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगी, और अगर आप इलेक्ट्रोड की जगह कोई एक्टिव मेटल्स को ले रहे हैं तब भी हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिलती है। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential। ये तो बताया था ना, जो इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट मिलती है उनका मेन बेस क्या है, मेन फंडामेंटल क्या है, कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, ये बेस होता है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनका कैथोड पर रिडक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिलती है, और जिनके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनका ऑक्सीडेशन होकर हमें एनोड पर प्रोडक्ट मिलती है। मैंने आपको पढ़ाया था। Moreover, some of the electrochemical reaction although feasible are so kinetically, याद है क्या? NaCl के एक्वियस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया था तब एनोड पर दो पॉसिबिलिटी थी, आपको याद आ गया होगा। Cl- का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 मिलेगा या फिर पानी का ऑक्सीडेशन होकर O2 मिलेगा, लेकिन वहां एक थियरी आई थी ओवर पोटेंशियल, एंड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल हमें वहां क्या मिल रहा था, पानी का ऑक्सीडेशन होकर O2 मिलने की जगह Cl- आयन का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 मिल रहा था। तो ये भी डिपेंड करता है।
जब हमें कोई प्रोडक्ट मिलती है तब ओवर पोटेंशियल भी वहां डिपेंड करता है। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल से सोचेंगे तो कोई और प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगर वहां ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्चुअली काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, तो उनको फास्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। इसीलिए जो ओवर पोटेंशियल है ना, जो रिएक्शन बेसिकली हमें बहुत ही आसान लग रही थी, इजीली फिजिबल, वो हो गई थोड़ी डिफिकल्ट, और जो हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्ट की थी उससे कुछ अलग प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो ये मैंने कुछ फैक्टर अफेक्टिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताई है। इन पूरे टॉपिक्स को आप लोग आपकी बुक में लिख लो। ओके गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक का ये लास्ट एमसीक्यू पढ़कर अपन इलेक्ट्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिलती है उसके बारे में फुल स्टॉप रखने वाले हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.18 ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्लियर? हमें कुछ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करनी है ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए। इस ऑल ऑफ द क्वेश्चन में हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलती है एट द कैथोड एंड एट द एनोड, ये हमें बताना है। ठीक है, आप रेडी है ना? तो चलो पहले एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। मैंने फिगर में ये बताया आपको, एक ही फिगर मैंने ड्रॉ किया। पूरा जो अपना सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का है, उसमें 2 आयन्स तो ऑलरेडी है ही, Ag+ आयन और NO3- आयन। ठीक है, देखिए यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स भी होगा, और जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, वह सिल्वर से बने हुए हैं। और आपको ये मालूम ही होगा सिल्वर इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। सो पूरे रिएक्शन के दौरान वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नाउ एट एनोड, अब देखिए एनोड पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है। पहले तो एनोड पर हमारे पास ये है, सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो मैं ये लिख रहा हूं Ag will gives Ag+ इलेक्ट्रॉन। यही हो गया। क्या हुआ? यहाँ एनोड जो था वहां जो पूरा अपना जो ये रॉड है इलेक्ट्रोड, वो तो सिल्वर से बना हुआ है, और ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो Ag का कन्वर्जन किसमें होगा? Ag+ इलेक्ट्रॉन। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी थी, वाटर और NO3- आयन, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन पानी का ऑक्सीडेशन वहां नहीं होता है, क्योंकि पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन का है। उसी तरह ये NO3- का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि NO3- के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस सिल्वर के ऑक्सीडेशन के रिएक्शन का है। इसलिए यहाँ सिर्फ सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड पर जो सिल्वर है उसका, और हमें मिलेगा सॉल्यूशन में Ag++ इलेक्ट्रॉन। नाउ एट कैथोड, अब कैथोड के ऊपर भी कितनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कैथोड पर कोई कैटायन का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं उनके बारे में। पहली पॉसिबिलिटी है Ag+ और दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर। तो बताया था आपको कि कैथोड पर वही स्पीशीज का रिडक्शन होता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल SRP सबसे ज्यादा होता है। तो पानी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनकी वैल्यू से Ag+ का जो रिडक्शन होता है उनकी SRP की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? Ag+ इलेक्ट्रॉन will gives Ag. This is the product liberated at the cathode. ठीक है, now second question. An aqueous solution of AgNO3, ये वापस आ गए AgNO3, तो एनोड लिखेंगे अपन। अब एनोड पर कौन से स्पीशीज की पॉसिबिलिटी है?
तो मैं दो स्पीसीज बता रहा हूं आपको। नंबर वन इज NO3-1 एंड नंबर वन इज वाटर। सर बोले यहां तो सिल्वर की पॉसिबिलिटी थी। सिल्वर की पॉसिबिलिटी इसीलिए थी क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रोड्स थे वो तो सिल्वर के बने हुए थे ना, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल था। लेकिन यहां तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना, तो ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वह क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो रिएक्शन में वह पार्टिसिपेंट नहीं करेगा। तो यहाँ दो स्पीसीज की पॉसिबिलिटीज है, NO3-1 का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ H2O इज हायर देन NO3-1, so here oxidation of H2O will be occurred, and so reaction is like this: 2H2O will give O2 plus 4H plus 4 electron. This is the product. Now at cathode, कैथोड को कौन सी पॉसिबिलिटी, यही है ना, Ag प्लस और वाटर दोनों ही यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन हमें यहाँ क्या मिलेगा, इसी तरह सिल्वर Ag प्लस उनका रिडक्शन हो जाएगा और मिलेगा Ag। क्लियर? तो एनोड पर मिला O2 और कैथोड पर मिला सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद Pt इलेक्ट्रोड। Pt इलेक्ट्रोड मींस इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो चलो अपन लिख रहे हैं एनोड पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है। एनोड पर पहली पॉसिबिलिटीज है पानी वाटर की और दूसरी पॉसिबिलिटीज है SO4-2 की। आपको बताया था अगले ही लेक्चर में, जब H2SO4 का सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूट होता है, ओके, तब हमें करना क्या है, एनोड पर SO4-2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ ये H2O का ऑक्सीडेशन हुआ और NO3-1 का नहीं हुआ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, 2H2O उनका ऑक्सीडेशन होकर O2 plus 4H plus 4 electron. So this is my product at the anode. Okay. Now cathode. कैथोड पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ एक ही तो पॉसिबिलिटी है वाटर की। तो अगर पानी का रिडक्शन अपन कर देंगे तो मुझे मिलेगा क्या, H2। ओके, तो एनोड पर मिला मुझे O2 और कैथोड पर मिला मुझे H2। वेरी सिंपल। ओके, नाउ एन aqueous solution of CuCl2 with the platinum electrode at cathode। चलो कैथोड पर कौन से आयन की पॉसिबिलिटीज है, पहले तो Cu+2 का भी रिडक्शन हो सकता है या फिर वाटर का रिडक्शन हो सकता है। लेकिन वाटर जो है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए है, Cu+2 के लिए। तो Cu+2 का रिडक्शन होता है और वाटर का रिडक्शन यहाँ नहीं होगा। तो मुझे मिलेगा Cu+2 plus 2 electron will gives Cu. Now at the anode, चलो एनोड पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है, Cl- की और H2O दोनों की। लेकिन आपको मालूम ही होगा हमारे पास एक थियरी है ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल के वजह से एक्चुअली पानी का ऑक्सीडेशन होना था, लेकिन काइनेटिकली ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। ओके, इसीलिए ये जो रिएक्शन बहुत ही इजीली फिजिबल थी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। सो यहाँ पानी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और Cl- का ऑक्सीडेशन होगा और मुझे प्रोडक्ट मिलेगी Cl2। क्लियर? ओके, तो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन से आपको बताया कि कैसे एनोड और कैथोड पर हमें प्रोडक्ट बतानी है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आध दो बार आप लोग इस टॉपिक को रिपीट कर लेना, इस पूरे जो मैंने पढ़ाया उसको, और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और वह टॉपिक है लॉ ऑफ द फेराडे लॉ। क्लियर? लिख लो।
Okay guys, let us start a most important topic of this lecture and of this chapter also. Okay, and which is the Faraday's law of electrolysis. You know, in 1834, scientist Michael Faraday established the following relations, which is regarding to amount of product obtained at the electron and amount of electricity passed through the solution. Okay, और ये जो relations है वो Faraday's law के नाम से जाने जाते हैं. Okay, now start a first law of the Faraday. Okay, the amount of chemical reaction which occurs at any of the electrode, कैथोड या फिर एनोड पर जो reactions होती है उनका जो amount है, उनका जो mass हमें मिलता है वहाँ products का during the electrolysis process by a current, okay, जो हम current pass करते हैं उनके help से, is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Okay, in other word, amount of product, हमें इलेक्ट्रोड कैथोड या फिर एनोड पर जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलता है, मास मिलता है, वो जो मास है इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उस अमाउंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड या फिर कैथोड. ओके, मान लो कि कैथोड या फिर एनोड पर जो मुझे प्रोडक्ट का मास मिल रहा है उनकी वैल्यू है W. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उनकी वैल्यू है Q कूलम. ओके, उनका यूनिट है कूलम. तो ये जो W और ये इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम है उनके बीच में ये रिलेशन हो गया W is proportional to Q. ओके, क्योंकि the mass of the product obtained at electrode which is directly proportional to electricity passed through the solution. चलो proportionality factor को डिलीट कर देंगे तो हम यहाँ फॉर्मूला बताते हैं W is equal to Z into Q. Now you know that what is W? Mass of product. What is Q? Amount of electricity in coulomb. But this is new for you people. Here Z is not equal to atomic number, but Z is equal to electrochemical equivalent of the substance. अब आपको एक क्वेश्चन होगा सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसको बताते हैं? चलो इनकी डेफिनेशन मैंने बताई है. मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कैथोड या फिर एनोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. मेरे पास ये जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या मैंने एनोड और कैथोड बता दिए, उनको मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है. तो विद द हेल्प ऑफ बैटरी जब हमको इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तब होता क्या है, इस एनोड और कैथोड पर हमें कुछ अमाउंट मिलता है. ओके, तो जब इस सेल में से 1 कूलम चार्ज या फिर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तब कैथोड या फिर एनोड पर हमें कितना अमाउंट मिलता है, कितना मास हमें मिलता है, उस वैल्यू को ही हम बताते हैं Z. फिर से बता रहा हूं मैं, मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कैथोड या फिर एनोड when 1 coulomb electricity is passed through the solution of electrolyte. या पूरे इलेक्ट्रोलाइट में से 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तब इस इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होता है उसको ही बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मींस सिंबल इज Z. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट formula and which is derived from the definition of the first law of Faraday. Okay, Faraday के प्रथम नियम से हमने एक फॉर्मूला डिराइव की है और यह फॉर्मूला है W is equal to Z into Q, where W is equal to the mass of substance, mass of products deposited at the electrode, and Q is the electricity passed through the solution, and the value is in coulomb,
एंड Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो इस फैराडे के फर्स्ट लॉ को आप आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। Okay guys, let us start second law of the Faraday. Okay, if the different electrolytic cell, देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन की है ना पूरे टॉपिक में, ये अंडरलाइन अगर आपको समझ में आ जाती है तो मान लो कि सेकंड लॉ आपको परफेक्टली समझ में आ गया। अंडरलाइन आपको याद रखनी है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में जो चीज बताई है वो रिगार्डिंग टू दिस अंडरलाइन है तो आपको समझना है कि वहां आपको सेकंड लॉ ऑफ फैराडे अप्लाई करना है उस न्यूमेरिकल के लिए। ओके, बहुत ही इजी है। If the different electrolytic cell containing different electrolytes are joined in the series, मान लो कि मेरे पास कोई 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस तीनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिए और तीनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। ओके, और उस सीरीज में तीनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ज्वाइन करने के बाद सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। तीनों ही जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने सीरीज में ज्वाइन किए हैं उन तीनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से करना क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कुछ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ओके, कैथोड, एनोड। ओके, चलो अब मैं बैटरी की पोजीशन यहाँ नहीं बता रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इस पहले सॉल्यूशन में क्या मैंने फिल किया है, NaCl। इस दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या फिल किया है मैंने, MgCl2। और इस तीसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने क्या फिल किया है, AlCl3। देखिए यहाँ तीनों ही जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप है। पहला NaCl है, दूसरा MgCl2 है और तीसरा है AlCl3। इसको मैंने क्या कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया और अब इस तीनों ही सेल में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो कैथोड और एनोड पर जो अमाउंट मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से। ओके, through them then the amount of different products, देखिए यहाँ कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, कैथोड पर सोडियम, यहाँ कैथोड पर मैग्नीशियम और यहाँ कैथोड पर एल्यूमिनियम। इस तीनों ही जो सॉल्यूशन है वो इन मोल्टन स्टेट है, एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कैथोड पर सोडियम मिलेगा, इस सेल में कैथोड पर मैग्नीशियम मिलेगा, इस सेल में कैथोड पर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो प्रोडक्ट मिल रही है उनका अमाउंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो उनका जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी जो सेल है उसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड किए हैं और सभी जो सेल है उनको सीरीज में ज्वाइन करके सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ओके, आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद होगा ही, 11th साइंस में मोल कांसेप्ट में ये आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट EQ, उसका सिंबल में यूज करने वाला हूँ EQ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास divided by number of electron involved in the oxidation or you can say reduction reaction। मान लो कि मैं NaCl के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना चाहता हूं तो सोडियम Na प्लस है ना, Na+1, तो उनके रिएक्शन के दौरान एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव सोडियम। तो सोडियम के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है ना उसका इक्वेशन क्या होता है, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स मैग्नीशियम। तो 1 मोल मैग्नीशियम जब मिलता है
तब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, एज वेल एज इन AlCl3 एल्यूमिनियम का चार्ज कौन सा होगा, Al+3 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स एल्यूमिनियम। तो इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट फॉर द एल्यूमिनियम क्या आएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये आपको आता ही ऑलरेडी, रेडॉक्स मोल कंसेप्ट इस सभी चैप्टर में इन्हें आपको सर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो W is proportional to equivalent weight if 2 or more electrolytic cell are joined in series, then you can use this formula, W1 divided by W2 is equal to equivalent weight of first substance divided by equivalent weight of second substance। क्लियर, बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक हमें फेराडे का सेकेंड लॉ लिखना है if the question is asked in your theoretical examination। लेकिन for the numerical और MCQ के लिए JEE और NEET में हमें सिर्फ यही याद रखना है, when 2 or more electrolytic cell containing different type of electrolytes are joined in a series and same quantity of electricity is passed through them, then the formula is W1 divided by W2 is equal to EQ1 divided by EQ2। ओके, तो यहाँ तक हमारा फेराडे का सेकंड लॉ खत्म। फर्स्ट लॉ क्या था, W is proportional to Q, so W is equal to Z into Q, okay, where W is equal to mass of substance deposited at electrode, Z is equal to electrochemical equivalent, and Q is equal to amount of electricity in coulomb, ठीक है। now see relation between the current I, okay, and quantity of electricity Q। आपको फिजिक्स में ये फॉर्मूला आता ही है, आपने पढ़ा ही होगा, Q is equal to IT, okay, where Q is in coulomb। याद रखना, Q is in coulomb ही लेना है आपको। I must be in ampere, not kilo ampere, mega ampere, giga ampere, milli ampere। You must use I is in ampere and T is in second। अगर आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन में I का वैल्यू मिनट में दिया है, आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको आवर में दिया है तो आपको उस वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। नाउ सी, आपको ये याद ही होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 11 साइंस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने उसमें आपने पढ़ा ही होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। को याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कूलम होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ही आसान है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Then the charge on the 1 mole electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 into Avogadro number, and the value is 96,487 coulomb। से means coulomb, okay। तो ये जो हमें क्वांटिटी मिली, चार्ज ऑन 1 mole electron, which is named as a Faraday, and the symbol of the Faraday is capital F, okay। अगेन एक बार बता रहा हूं, चार्ज ऑन दी 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,487 कूलम, एंड विच इज नॉन एज ए 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,487 कूलम, ओके, एंड द सिंबल इज कैपिटल F। सी, फॉर द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अगर 96,487 हमको लेना है तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए फॉर द कैलकुलेशन वी यूज्ड
1 Faraday is equal to 96,500 कूलम। पक्का ये आपको याद नहीं रखना है, इन द न्यूमेरिकल एमसीक्यू आपको यही वैल्यू लेनी है। 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम। तो इस सारे टॉपिक को आप लोग लिख लो। ओके गाइस, चलो फेराडाइज के फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंप्लीट करने के बाद अपन जा रहा है कुछ फॉर्मूलाज एंड व्हिच इज यूज्ड ऑफन इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, आर यू रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू n फैराडे, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से कोई n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। For example, 1 Faraday, 2 Faraday, 3 Faraday. Okay, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then F by Ne mole of substance will be liberated at electrode. ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। Okay, this is the short key. कोई इलेक्ट्रोलाइट में से आप लोगों ने n Faraday इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो एनोड या फिर कैथोड पर सबस्टेंस के कितने मोल मिलेंगे, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको डायरेक्टली ये कर देना है, जितना फेराडे आपको दिया है उनको डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। Ne का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ लिखा है F, उसका मीनिंग आपने जितना n फेराडे पास किया है उस वैल्यू को यहाँ लिख दो। मान लो कि 3 फेराडे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से पास किया, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ 3 फेराडे। 5 फेराडे पास किया है तो क्या लिखेंगे आप लोग 5 फेराडे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, where Ne is equal to number of electron associated with the oxidation or the reduction reaction। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, मान लो कि NaCl का कोई क्वेश्चन है, तो अगर वहां आपको Na+ के लिए वहां Ne चाहिए तो क्या होगा, Na+ का रिडक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होगा ना, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ओके, फॉर एग्जांपल Ca+2 है, Mg+2 है, Zn+2 है, Cu+2 है, यानी कि ऑल आर द M+2 आयंस, वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट Al+3 है, Cr+3 है, उनकी वैलेंसी क्या है +3। सो इन द रिडक्शन रिएक्शन 3 electrons are associated, clear? So Ne is equal to 3। तो ये आपको बराबर से याद रखना होगा। If electricity is passed n Faraday, then number of moles of substance is equal to F by Ne। Okay, clear? Next, यह है इक्विवेलेंट वेट। आपको मालूम ही है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने आगे भी पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? फेराडे के सेकंड लॉ में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन associated in the reduction or oxidation process। okay, or you can say this equivalent weight is equal to molar mass divided by oxidation state of the metal। ये जो फॉर्मूला है वह आप मेटल के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास AgCl का कोई क्वेश्चन है, उसमें Ag+ का सिल्वर के लिए मैं इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या लोग लिखेंगे आप लोग Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Ag। तो कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है इस रिएक्शन के साथ? ओनली एक इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास m by 1। ओके, यू कैन आल्सो से दिस, सी इनकी जो वैलेंसी है ऑक्सीडेशन से वो भी एक ही है। नेक्स्ट, फॉर मैग्नीशियम +2 क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m by 2 बिकॉज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीशियम इज +2। और यू कैन से दिस there are 2 electrons associated with this reduction reaction। okay, and as well as for the Al+3 equivalent weight is equal to m by 3 because +3 is the oxidation state of the aluminum, or you can say this there are 3 electrons associated in this reduction reaction। okay, complete। तो
तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है कोई एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला से और एग्जाम्पल से आपको पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन Z and equivalent weight. What is the meaning of Z? Electrochemical equivalent. Okay, electrochemical equivalent denoted with the Z. And what is EQ? Equivalent weight. Okay, तो ये कैसे फॉर्मूला आया है? डेफिनेशन के ऊपर से ये पूरा फॉर्मूला मैंने बनाया है। इसका जो डेरिवेशन है आपको नहीं समझना है, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली यही याद रखना है, Z is equal to equivalent weight divided by 96,500. Okay, this is my equation number 4. Okay, now next, how to convert coulomb into Faraday. आपको मालूम होगा 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. So it is very clear. अगर आप लोग कूलम्ब को फैराडे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? फैराडे इज इक्वल टू क्यू कूलम्ब डिवाइडेड बाय 96,500, और यू कैन से दिस फैराडे इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय 96,500 बिकॉज़ Q इज इक्वल टू IT, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला नंबर 5. नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला. वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला था, लेकिन इसका अगर आपको डेरिवेशन आता है तो एग्जाम में थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा होगा. ये पहला फॉर्मूला था W is equal to Z into Q, फर्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ. ये था फॉर्मूला नंबर 4, अभी मैंने पढ़ाया आपको, Z is equal to EQ divided by 96,500, और ये था थर्ड नंबर फॉर्मूला Q is equal to IT. तो ये जो फॉर्मूला है उसमें Z और Q दोनों की वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W is equal to EQ into IT divided by 96,500. This one is the main formula of the Faraday. Okay? ये अपन जो भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं आज के दिन और इसके बाद के लेक्चर में, उसमें अपन ये फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं ज्यादातर. W is equal to EQ IT upon 96,500, and this is the main formula of my topic. Formula number 6. Okay. Now अपन जा रहे हैं बच्चे लोग वॉल्यूम ऑफ गैस. ओके, ये जो गैस है एनोड पर भी मिल सकता है, कैथोड पर भी मिल सकता है. कैथोड पर मिलेगा मुझे हाइड्रोजन, और मैंने एग्जांपल यहाँ बताया उसमें, और एनोड पर मिल पाएगा क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू nRT by P. ओके, आपको मालूम ही होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू nRT by P, where N इज इक्वल टू F डिवाइडेड by Ne. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? N इज इक्वल टू मोल. तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ कितने मोल मिलेंगे सब्सटेंस के? F डिवाइडेड by Ne. तो मोल इज इक्वल टू F डिवाइडेड by Ne. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ सेल इन परसेंटेज. देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उनकी एफिशिएंसी 100% तो होती ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये हो गया प्रूव. ओके, तो उनका फॉर्मूला ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100. देखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी और थियोरेटिकल वैल्यू से तो कम ही आती है ना. मान लो कि कोई रिएक्शन में थियोरेटिकल वैल्यू है 5 ग्राम, और तो प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो 5 ग्राम से कम ही होगी, 4.5 ग्राम, 4 ग्राम एक्सेट्रा. ओके, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय theoretical value of product into 100, so we get efficiency of cell. Okay, next one is the thermodynamic efficiency of cell in percentage, or you can say efficiency of fuel cell. Okay, तो उनका फॉर्मूला है delta G by delta H into 100, and this one is very important for the JEE and NEET aspect. Okay, तो आज के दिन ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो यही है. लास्ट रिवीजन ओनली 1 और 2 मिनट्स में. एन फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे? F डिवाइडेड बाय Ne. F का मीनिंग क्या होता है? एक फैराडे नहीं लेना आपको, जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया है
उतना फेराडे का वैल्यू यहाँ आपको पुट करना है। ओके, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय number of electron associated with the oxidation or reduction process, or you can say equivalent weight is equal to molar mass divided by oxidation state of the metal. Next, Z is equal to EQ divided by 96,500. Z is equal to EQ divided by 96,500 and F is equal to Q divided by 96,500, or you can say Faraday is equal to IT divided by 96,500. Okay, then this W is equal to weight of the metal, weight of the substance is equal to EQ IT divided by 96,500. Volume of gas at anode or cathode is equal to nRT by P, where N is equal to mole is equal to F by Ne. For hydrogen and chlorine, Ne is equal to 2, and for oxygen, Ne is equal to 4. And last one is the efficiency of cell in percentage, experimental value of product divided by theoretical value of product into 100, or thermodynamic efficiency of cell, or you can say fuel cell is equal to delta G by delta H into 100. Complete this part of the lecture. Write all these important thing in your notebook. Repeat this part 1 or 2 or 3 times. Build your concept, your formulas, and afterward we are going to calculate some numericals of this lecture. Okay. Okay guys, चलो अभी अपन हम फैराडे के लॉ के बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। Now first example, NCERT का example number 3.10. Okay, a solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? कॉपर का एटॉमिक वेट हमें दिया है 63.5. ओके, देखिए मैं आपको दो तरीके से ये एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है ये मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ द फर्स्ट मेथड नंबर 1, देखिए हमें फाइंड करना है मास ऑफ कॉपर। ओके, तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, फैराडे फाइंड कर देंगे। F इज इक्वल टू IT divided by 96,500 and so I is equal to 1.5 into T is equal to 10 मिनट। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ T मस्ट बी इन सेकंड, यहाँ तो मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 96,500 एंड सो वैल्यू ऑफ फैराडे इज इक्वल टू 0.009326 फैराडे। क्लियर, ये हमें फैराडे की वैल्यू मिल गई। नाउ एट कैथोड पर क्या होता है, ये रिएक्शन होती है Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। ठीक है, अब इसका आपको मीनिंग समझना है। मोल कंसेप्ट चैप्टर आपको आता ही है, तो अगर यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे उसका मीनिंग तो ये होगा ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना, और यहाँ क्या होता है 1 मोल। ठीक है, तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इन कूलम उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, 2 फैराडे। ओके, इज इक्वल टू हमें चाहिए मास ऑफ कॉपर, तो मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, उसका एटॉमिक मास कितना है 63.5 ग्राम। अगर प्रैक्टिकली 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पहले आपको इक्वेशन लिखना है Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन will give Cu. Now the what is the meaning of 2 electron, 2 mole electron?
अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको बोलते हैं 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2 फैराडे इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 1 मोल कॉपर एंड इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो पूरा रिलेशन है वो क्या होगा? इफ 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास्ड then 63.5 gram of copper will be obtained at cathode. Okay, now start. 2 Faraday, 63.5 gram copper. Then हमारे पूरे न्यूमेरिकल में कितना फैराडे पास किया है? 0.009326 Faraday is equal to question mark, and so answer is 0.2961 ग्राम कॉपर. ओके, ये हो गई अपनी मेथड नंबर 1. क्लियर? नाउ मेथड नंबर 2. नाउ मेथड नंबर 2 मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था W is equal to EQ into IT divided by 96,500. ओके, चलो अब अपन जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास 63.5 डिवाइडेड बाय 2. अरे यार, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना कॉपर का. ओके, चलो इक्विवेलेंट वेट मिल गया. अब अपन जा रहे हैं I 1.5, T is equal to 10 minute into 60, okay, divided by 96,500, and so again W is equal to 0.2961 gram copper obtained at the cathode. I think ये जो फॉर्मूला है बड़ा शॉर्ट फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला के बेस्ड पे आपका आंसर फटाफट से आ सकता है. ये भी और एक मेथड है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस मेथड को प्रेफरेंस करता हूँ. आपको यहाँ सिर्फ एक ही चीज फाइंड करने को आनी चाहिए और वह है इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? Okay, now we are going second example, and which is the in text question number 3.10 of the NCERT. Clear? If a current of 0.5 एम्पियर, देखिए मेरे को यहाँ करंट बताया 0.5 एम्पियर, मुझे I मिल गया. I यानी मैं ऐसे नहीं बोलना है, I is equal to 0.5 एम्पियर. ठीक है? Flow through the metallic wire for 2 hours. देखिए यहाँ दिया है T is equal to 2 hours. Okay, 2 hours. I want to convert this 2 hours into second. So 2 into 3600 and is equal to 7200 सेकेंड. ओके, ये हो गया मेरे पास T और ये हो गया I. नाउ क्वेश्चन क्या बताया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर. हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए आपको मालूम होगा, अभी मैंने पढ़ाया था ना यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे. यहाँ मेरे को I दिया है, T दिया है ना, तो अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ कूलम्ब मिल जाए तो मैं आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर पाऊंगा. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 0.5. T की वैल्यू कितनी है? 7200 एंड इज इक्वल टू 3600 कूलम्ब. क्लियर? ये मुझे मिल गई वैल्यू ऑफ Q. ओके, नाउ अपने पास ये फॉर्मूला है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब and is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 electron. 1 mole electron यार, 1 Faraday 1 mole electron, or you can say 96,500 coulomb is equal to 1 mole electron. Then 3,600 coulomb is equal to question mark, and so 3,600 into 6.022 10 raised to power 23 divided by 96,500, and so my answer is 0.224 into
10 रेज़ टू पावर 23। एक पॉइंट को हम इस ओर ले जा रहे हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा 2.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले मैंने क्या किया, कूलम को फाइंड कर लिया। ओके, 3600 कूलम। From the definition of 1 Faraday, if 96,500 coulomb is equal to 1 mole electron, means 6.022 into 10 raised to power 23 electron, then 3600 coulomb is equal to question mark, and my answer is 2.24 into 10 raised to power 22 electron. Okay, दोनों ही न्यूमेरिकल्स को लिख लो। Okay guys, next two numericals of this lecture and last two numerical of this lecture, not this topic, next lecture जो इसके बाद का है, okay, उसमें अपन बहुत सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेस्ड ऑन फैराडे। तो उस लेक्चर को आप मिस मत कर देना, बहुत ही डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल होंगे। ओके, लेकिन आज के दिन ये लास्ट दो एग्जाम्पल। ओके, चलो कंसीडर द रिएक्शन। देखिए हमें ये रिएक्शन को कंसीडर करनी है। Cr2O7 -2 plus 14H plus 6 electron will gives 2Cr plus 3 plus 8H2। ओके, देखिए अब यह इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का यह मीनिंग क्या होता है, 6 मोल। Okay, now see what quantity of electricity in coulombs need to reduce 1 mole of Cr2O7 -2। बहुत ही आसान है यार, 1 मोल Cr2O7 -2, तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, मींस 6 फैराडे। ओके, 1 मोल Cr2O7 -2, 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी will be needed and is equal to 6 into 96,500 coulomb, and so my answer is 579,000 coulomb। ओके, बहुत ही आसान है, ये डायरेक्टली कर देना है फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ सी एक्सरसाइज का 3.12 नंबर का एक क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज is required for the following reaction। मैं यहाँ लिख रहा हूं in coulomb। हमें जो चार्ज है वो coulomb में फाइंड करना है। तो फर्स्ट इज 1 मोल Al+3 to aluminium। फर्स्ट Al+3 plus 3 electron will gives aluminium। Okay, this is 1 mole and here is the 3 Faraday। 1 मोल Al+3 का रिडक्शन करना है तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, and so answer is 3 into 96,500 coulomb and is equal to 289,500 coulomb। ओके, अगर आप लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे फ्रॉम द Al+3, 1 मोल Al+3 के सॉल्यूशन में से, तो हमारी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 1 मोल Cu+2 to Cu। चलो Cu+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन will be Cu। ओके, यहाँ क्या है, 1 मोल Cu+2 है और यहाँ क्या है, 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे and is equal to 2 into 96,500 and so 193,000 coulomb। This is the answer, 193,000 coulomb electricity must be required to convert 1 mole Cu+2 to Cu। And third one is the 1 mole of MnO4 -1। you know MnO4 -1 means permanganate ion। 1 mole MnO4 -1, ओके, 2 Mn+2। अब देखिए यहाँ Mn जो है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है,
यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है 5 इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे क्या? फिर से बता रहा हूँ आपको। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 और मिलता क्या है मुझे Mn+2। सो +7 में से +2 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ 5 इलेक्ट्रॉन। अगर MnO4 -1 कंज्यूम करेगा तो Mn का जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। सो हियर 1 मोल एंड हियर 1 इज 5 Farad and is equal to 5 into 96,500 and is equal to 482,500 coulomb. Okay, this electricity must be required to convert 1 mole MnO4 -1 into Mn+2। तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। ओके, इस दोनों ही न्यूमेरिकल्स को आप आपकी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद के लेक्चर में भी अपन फैराडे लॉ के ही बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स MCQ एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।